हाय क्लास 11th, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी। तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए आपको क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ते हुए, है ना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्लास 10th की फिजिक्स एंड क्लास 11 की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। जमीन आसमान का फर्क है ना। क्लास 10th में तो रेजिस्टेंसेस को सीरीज पैरेलल में लगाते ही आंसर आ जाता था, बट क्लास 11th की तो पूछो ही मत। कोई बात नहीं। अगर अभी फिजिक्स समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहले तो उस स्टूडेंट को याद करो जिसने क्लास 10th में एक गोल सेट किया था, है ना। क्लास 11th में फिजिक्स आपने कुछ रीजन से ली थी ना, आपका ड्रीम कॉलेज है, आपको इस आईआईटी में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है। तो बीच रास्ते में आके जब बस एक साल रह गया आपके फ्यूचर कॉलेज के लिए, तो डिमोटिवेट क्यों होना, राइट। खुद को मोटिवेट करते रहो कि क्या सोच के आपने स्टार्ट किया था। बहुत टफ लगता है क्योंकि क्लास 10th अगर यहाँ खत्म होता है तो क्लास 11th फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। आई नो इट्स अ लॉट टू प्रोसेस एंड लॉट टू स्टडी। तीनों सब्जेक्ट्स है, अगर आपके पास बायो है या मैथ्स है तो पीसीबी या पीसीएम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना, है ना, स्कूल मतलब सब कुछ मैनेज करना, ऊपर से इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस। बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। जस्ट थिंक व्हाई यू स्टार्टेड इट। तो सबसे पहले आपकी डेट शीट आई गई होगी अब फाइनल एग्जाम्स की। तो मेरे स्कूल में अप्रॉक्स 13 फेब को है एग्जाम, है ना। 20 डेज ही रह रहे हैं। तो 20 डेज का प्लान, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपके स्कूल में भी। ऑलमोस्ट इतनी 1-2 दिन आगे पीछे ही होगा, फिजिक्स का एग्जाम इससे ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम हो गई। सो 20 डेज ही रह रहे हैं आपके एग्जाम में। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर आपका कोई भी ड्रीम कॉलेज है, आपको किसी आईआईटी में जाना है या कहीं पे भी जाना है, आपको कहीं पे भी एडमिशन चाहिए, तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जेई देना है आपको या नीट देना है या कोई भी एग्जाम देना है, उसके लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है, सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मैं क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ लूं या अभी नहीं पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्लास 11 की फिजिक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी क्लास 12th की फिजिक्स है। तो अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करो। बिल्कुल भी ये अभी से माइंडसेट मत बनाओ, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं यही बोलूंगी कि अभी से बिल्कुल ये माइंडसेट मत बनाओ कि क्लास 12th में जाके उसके बाद आपको ड्रॉप लेना है, कि ड्रॉप लेके पढ़ेंगे या क्लास 12th में पढ़ेंगे। अरे क्लास 12th में आप क्लास 12th का पढ़ोगे या क्लास 11th का पढ़ोगे, है ना। क्लास 12th में भी 14 चैप्टर्स हैं। तो जब आप अगले साल क्लास 12 का बोर्ड दे रहे होगे, आप पे ऑलरेडी इतना प्रेशर होगा, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, तब आप क्लास 11 के कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे या फिर क्लास 12th का पढ़ोगे। तो अभी से ही जितने भी दिन आपके पास हैं, 11th का सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करो। ऐसा मत सोचो कि अगर पेपर खत्म हो गया तो आपको आगे काम नहीं आएंगी ये चीज कि ये फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स से बच सकते हो। तो 20 डेज में आपको क्या स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, आपको कैसे कम बैक करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये मैंने सीबीएसई की साइट से लिया है सिलेबस, तो इजीली मिल जाएगा। वरना आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए। देखो, क्लास 11 का जो पेपर होता है ना, वो सब्जेक्ट टीचर्स ही बनाते हैं, है ना। ऐसा कोई बोर्ड का पेपर नहीं होता है। तो क्या होता है कि सब टीचर्स अपने अकॉर्डिंग एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, बट अप्रॉक्स जो ब्लूप्रिंट होता है वो यही होता है, ठीक है। 2-3 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट सब टीचर्स यही फॉलो करते हैं। तो आप भी यही फॉलो करना कि ये चैप्टर इतनी वेटेज का है, ये इतनी वेटेज का है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं आपके, 14 चैप्टर्स हैं, राइट। यूनिट्स मेजरमेंट याद है, कब पढ़ा था आपने यूनिट्स मेजरमेंट। तो यूनिट्स मेजरमेंट से स्टार्ट करके ऑसिलेशन वेव्स आपका लास्ट चैप्टर है। टोटल 14 चैप्टर्स है। तो यूनिट्स मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये 4 चैप्टर्स मिलके बनाते हैं आपके 23 मार्क्स। उससे पहले आपको पता है कि जो टोटल पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है फिजिक्स का। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। सो जो थ्योरी होती है वो आपकी कितने मार्क्स की आती है, 70 मार्क्स की आती है। एंड जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। तो ये टोटल बन के हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल में आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, है ना। उसमें वाइवा के लिए पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना है, जो भी प्रैक्टिकल्स है उनकी एक बार नॉलेज अच्छे से देख जाना उनको कि क्या है। तो ये तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रैक्टिकल कंडक्ट करते हैं। थ्योरी के लिए आपका जो पेपर होगा उसमें 14 चैप्टर्स ही आएंगे क्योंकि फाइनल में हम पूरे चैप्टर्स ही देते हैं। तो ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये कितने मार्क्स के हैं, 23 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर्स जो हैं 17 मार्क्स के आपके।
देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। ये चैप्टर्स जो हैं वो हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद है ऑसिलेशन वेव्स, ये टोटल है 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले अगर आपको सिलेबस पूरा हो गया है तो अपनी रिवीजन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो हाई वेटेज चैप्टर से ही स्टार्ट करो, ठीक है। ऑसिलेशन वेव्स 10 मार्क्स का है, बहुत इजी सा चैप्टर है, दोनों के दोनों बहुत इजी चैप्टर्स हैं, तो पहले ये कर लो। एंड थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे जैसे आप एक फॉर्मूला लो उसके 5-6 न्यूमेरिकल्स लगा लो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अपना सोर्स लिमिटेड रखो। 10 जगह से एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है आपको, एक कॉन्सेप्ट को 10 बार पढ़ना है। ऑलराइट, तो ये बात मेरी याद रखना कि जितने लिमिटेड सोर्सेज रखोगे, एक दो बुक ही रखोगे काफी है आपको, उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, अपने क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, रादर देन कि आप हर जगह से कंटेंट इकट्ठा कर रहे हो एंड कुछ याद कुछ रह नहीं रहा है। उसके बाद ये जो 14 चैप्टर्स हैं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो अपनी रिवीजन अब स्टार्ट कर दो। रिवीजन हाई वेटेज चैप्टर से करनी है, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है, जितना जो चैप्टर्स आपको लग रहे हैं हाई वेटेज एंड जो अभी टाइम है, तो पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स अगर आपको लग रहे हैं, जो भी है थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, रोटेशनल मोशन है, तो पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स को फटाफट से रिवाइज करो। फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला शीट में क्या करना है आपको, आप जो भी चैप्टर को पढ़ोगे या जो भी चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं आपने, उसको जब रिवाइज कर रहे हो तो उस शीट पे सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखो उस चैप्टर के, ठीक है। तो जैसे ही न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना तो अपनी फॉर्मूला शीट को अपने साथ में रखना एंड उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा क्या होगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी फॉर्मूलाज की, तो लास्ट मोमेंट पे बहुत सारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको आते होंगे, बस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैंने इन 20 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड करा है, दिखते हैं अभी। तो फेज 1 में क्या है, ये है 7 डेज का है फेज 1 आपका, जो कि बिल्कुल बेसिक अगर आपको बिल्ड करने हैं तो आपको इसी फेज में ही करने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले ये समझो कि पूरा का पूरा सिलेबस अगर आप नहीं कर पा रहे हो इतने दिनों में, 20 डेज में, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर के, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो तो जरूर करके जाना, ठीक है। सो डे 1 स्टार्टिंग टुमारो और स्टार्टिंग मंडे, आप कोई भी डे जो आपको सूटेबल है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डे 1 एंड 2 में आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स रिवाइज करो। देखो 20 डेज अगर आप ये फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल बिल्कुल होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, तो एक भी दिन छोड़ना नहीं है उसमें बीच में। तो फर्स्ट एंड सेकंड डे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। जो भी अब मैं आपको ये बोलूंगी कि सारी डायमेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी डायमेंशन पूछते हैं पेपर में एंड कौन सी नहीं पूछते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में बहुत सारी डायमेंशन दे रखी है, बहुत सारी उसकी क्वांटिटीज की यूनिट दे रखी है, जो कि सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते तो यस, आपको सब लर्न करनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि 12th में भी वो बहुत ज्यादा काम आता है। बट अभी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी जो यूनिट्स और डायमेंशन है ना, वो आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि वो पेपर में पूछता है। तो सारी यूनिट्स डायमेंशन लर्न करने की जरूरत नहीं है क्वांटिटीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ये सब की याद करो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, डेली का अपना टारगेट बनाओ कि 1 to 2 आवर्स आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, क्या एक तो नहीं, कम रह जाएंगे। सो अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स आपको डेली फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी, तभी जाके ये हो पाएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, ठीक है। तो 2 दिन में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स खत्म करो अपना, सारे के सारे जो डायमेंशन की 3 एप्लीकेशन होती हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम उससे, है ना, वेरीफाई करते हैं, यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब चीजें अच्छे से देख लो, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। डे 3 एंड 4 में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी, उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो अच्छे से कर लेना। 5 एंड 7 में आपको क्या करना है, लॉज ऑफ मोशन, जो भी फ्रिक्शन है, जो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूटन के लॉ होते हैं, लॉज तो आपको लर्न है, ठीक है, लॉज लर्न है, बट उनकी एप्लीकेशंस भी थोड़ी देख लेना कि एप्लीकेशन कैसे होती है, एंड जो सेकंड लॉ होता है उसमें फर्स्ट लॉ कैसे कंटेन्ड होता है, ऐसे करके तो देख लेना है। फिजिकल टू एम ए फॉर्मूला कैसे आता है, ये सब चीजें ध्यान रखना। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इंक्लाइन प्लेन के, एक ऐसे होता है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट, उस पे एक मास रख दिया है,
तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, हाइट निकालनी है, ये सब चीजें हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना। डेरिवेशन करनी है, जो पुली सिस्टम होता है, राइट, ऐसे करके होता है, ये सब चीजें आपको करनी है। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स इस प्रॉब्लम पे बेस्ड, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम अच्छे से याद कर लेना, ये सारी चीजें हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है फेज 2। अब ये 3-4 चैप्टर्स आपके खत्म हो गए हैं, बेसिक चैप्टर्स जो थे वो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट फेज में आपको क्या करना है, मीडियम वेटेज के जो चैप्टर्स हैं हम उन पे फोकस करेंगे। तो वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारी थ्योरम्स हैं और डेरिवेशंस भी हैं, है ना। तो वो सब चीजें आपको लर्न करनी है। कोलिजन्स के बारे में बताया गया है। तो कोलिजन से इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, उसके अंदर जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटीज निकालते हैं, तो वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनकी कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन पे, तो वो भी देख लेना इन दिनों में, 2 दिनों में। 10 to 11 आपको 2 दिन में क्या करना है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अगर आपको अभी स्किप करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी इसका सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को। तो रोटेशनल मोशन मैंने वैसे तो बीच में डाल दिया है, क्योंकि ये इसी वेटेज में आता है इसीलिए, बट आपको लास्ट में रखना है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है चैप्टर, अपनी प्रायोरिटी वाइज आप उसको अरेंज कर सकते हो। 12 to 14 में आपको ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये वाले जो चैप्टर्स है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत आसान होते हैं, फटाफट से हो जाएंगे। ग्रेविटेशन में आपका जो हाइट एंड डेप्थ पे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो चेंज होती है, उनके फॉर्मूलाज थोड़े ध्यान रख लेना। उन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इनकी डेरिवेशंस वगैरह, तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसमें डन। उसके साथ साथ क्योंकि ये इजी चैप्टर है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स भी आप रिवाइज कर सकते हो। देखो, थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे फिजिक्स में, तो वो एक साथ ही रिवाइज हो जाएगा। बट थोड़ा सा साइन कन्वेंशन अलग होते हैं, तो उसका ध्यान रख लेना। तो ये इजी थे चैप्टर्स, इसीलिए इसमें 1 आवर आप थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक लर्न कर सकते हो। उसके बाद फेज 3, अब क्या करना है हमें, ऑसिलेशन एंड वेव्स। जो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो सबसे स्टार्टिंग में करना है, अगर आप सिलेबस पूरा कर रहे हो तो ये उसका चार्ट है। ऑलराइट, तो ऑसिलेशन एंड वेव्स, उसमें एसएचएम इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव्स, ग्राफ्स, ये सब चीजें, ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। एंड जो भी हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, टाइम पीरियड निकालना होता है, इक्वेशन दे दी गई है, तो वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना। उसके बाद 18 to 20 डे, जब आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सिलेबस है ना, कैसा पैटर्न है, तो थोड़े सैम्पल पेपर्स की तरफ ध्यान दे देना, कि आपके सैम्पल पेपर्स अगर आपको नहीं करने हैं, तो जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकेंड यूनिट टेस्ट में जो आपके मिड टर्म में क्वेश्चन पेपर था, उसको ही बार बार सॉल्व करते रहो, क्योंकि फाइनल पेपर भी आपकी क्लास टीचर ही, आपके सब्जेक्ट टीचर ही बना रहे हैं, तो फिर वो उसी पैटर्न पे, उसी क्वेश्चंस का ट्रेंड देख के ही फाइनल पेपर बनेगा। सो ये चीज ध्यान रखना। एंड अच्छे से सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल्स मिस नहीं करने। डेली का आपको कम से कम नहीं तो 8-9 घंटे तो पढ़ाई करनी ही होगी, तीनों सब्जेक्ट्स मिला के, राइट। फिजिक्स को 2-2.5 घंटे देने हैं, केमिस्ट्री को भी देने हैं, मैथ्स को देने हैं, अगर आपके पास बायो तो बायो के लिए पढ़ना है, तो बायो तो पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ही आती है, तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप नहीं छोड़ सकते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो डेली 8 से 9 घंटे निकालो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रखो, है ना, फोन को अब थोड़ा बंद कर दो। एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, लिखने पे भी ज्यादा ध्यान दो। एक डेरिवेशन अगर आपने लर्न करी है तो उसको 3-4 बार लिख कर देखो, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल गलत हो गया है तो पहले उसका सॉल्यूशन देखो कि क्या सॉल्यूशन है, उसके बाद उसको दोबारा से करके देखो, ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हो एंड सेम फॉर्मूला पे बेस जाके, तो उसमें दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल यूनिट्स का ध्यान रखा करो, यूनिट्स हमेशा आंसर में लगानी होती है, फाइनल आंसर में उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। किसी भी अपनी थोड़ी आंसर राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करो। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोला गया है तो उसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखो, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग रखनी है। जो भी क्वेश्चन है अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ करो। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 1-2 लाइन लिख रहे हो तो आपको 1 नंबर, आधा नंबर ही मिलेगा, ठीक है, 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर चीज होनी चाहिए उसके अंदर डायग्राम भी होना चाहिए, उसके अंदर अगर न्यूमेरिकल है
तो फिर आपका फाइनल आंसर तक निकला होना चाहिए, फॉर्मूला यूज्ड क्या है वो लिखो, थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो। ये तभी होगा जब आप लिखते रहोगे, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, लर्न करोगे, है ना, रट्टा मारोगे, तो फिर आप आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव कर पाओगे। तो एक नोटबुक लिया करो हमेशा साथ में, जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसको लिखो, कोई भी डेरिवेशन है उसको 3-4 बार लिखो, एक बार देख कर लिखो, एक बार लर्न करो, फिर उसको 2 बार बिना देखे लिखो। तो ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। एंड न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही करने हैं हमें। अगर स्टार्टिंग में आपको नहीं आ रहा है, एंड प्लीज बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स मत करो अभी, ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो। सीधा आप टफ न्यूमेरिकल या जेई के न्यूमेरिकल्स उठाओगे, वो वाली बुक उठाओगे, तो कैसे सॉल्व होंगे जब आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, जब आपको बेसिक ही फॉर्मूला नहीं लगाना आ रहा है, तो आप इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट जो घुमा के पूछे गए हैं, जिसमें एक न्यूमेरिकल में 3-4 फॉर्मूलाज लग रहे हैं, वो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो हमेशा इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करो, बस एक फॉर्मूला लो, उसके 5-6 एग्जाम्पल्स करो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो बहुत अच्छे से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में, एंड लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। वरना पेपर में क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हो 2 दिन पहले रट्टा मार के, बट वो तब वहां पे कुछ याद नहीं रहता है। प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स को रखो, जो सबसे हाई वेटेज है या आपको लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस चैप्टर में से, तो पहले उसको करो। फॉर्मूला शीट्स में शॉर्ट नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करते रहो। एंड जितना हो सकेगा तो मैं भी रिवीजन शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, तो उससे रिवाइज कर लेना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।